स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल KCL ट्यूटोरियल में। आज हम बात करेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लेक्चर नंबर 32 फार्माकोलॉजी का, जिसका नाम है एंटी एंजाइटी ड्रग। लास्ट क्लास में हमने एंटी साइकोटिक और एंटी एंजाइटी पढ़ने की बात की थी, लेकिन एंटी एंजाइटी को हमने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि एंटी साइकोटिक बहुत लंबा लेक्चर हो गया था। तो आज की क्लास में हम एंटी एंजाइटी के बारे में बात करेंगे। लेक्चर थोड़ा सा छोटा होगा कंपेरेटिवली टू अदर्स, ठीक है। तो बाकायदा से बता चुका हूं कैसे ऑलरेडी कि ब्रेन पे जो काम करती दवाइयां दो तरह के से होती हैं, एक साइकोसिस, एक न्यूरोसिस। साइकोसिस जब ब्रेन हमारा हाइपर एक्टिव होता है, पागलपन, साइजोफ्रेनिया, डिमेंशिया, उस फेज को हम साइकोसिस कहते हैं। जब ब्रेन डाउन होने लगे, आप टेंशन में हो, चिंता में हो, तनाव में हो, दुखी हो, परेशान हो, उस केस में आपको हम साइकोसिस कहते हैं। साइकोसिस न्यूरोसिस कहते हैं। न्यूरोसिस में होते हैं आपके OCD, आपका होता है डिप्रेशन, आपका होता है एंजाइटी। तो आज की क्लास में हम एंजाइटी पे बात करने वाले हैं। तो डेफिनेशन क्या है एंजाइटी की? एंजाइटी की डेफिनेशन कह रही है कि इमोशनल स्टेट इमोशनल मतलब आप बहुत भावुक स्थिति में हैं। अनइजीनेस, टेंशन, फियर अबाउट रियल या इमेजिनेटेड थ्रेट। कोई आपके ऊपर समस्या आने वाली है या आ चुकी है, या आप इमेजिन कर रहे हैं, केवल ऐसा कुछ हुआ नहीं लेकिन आप सोच करके उसके लिए बहुत डरे हुए हैं, फियर में हैं। जैसे एग्जाम बहुत हार्ड होगा, पेपर बहुत टफ आएगा, मैं कैसे करूंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा, ये एक थ्रेट है, ये भी एंजाइटी है। या किसी सिचुएशन को लेकर के आप डरे हुए हैं, आपकी शादी है, शादी के बाद है भगवान मेरी सास कैसे मिलेगी। लड़कियां पहले सोचा करती थी कि शादी के पहले मेरी सास कैसे मिलेगी, मेरी नंद कैसी रहेगी, वो मुझसे कितना काम कराएगी, वो मुझे सुबह उठने के लिए बोलेंगी, कैसे करूंगे, ये भी एंजाइटी होती थी। अब जमाना बदल गया है, अब सास टेंशन लेती है, मेरी बहू कैसी आएगी, मेरी बात मानेगी कि नहीं मानेगी, मुझे अकेले में डांटेगी कि सबके सामने डांट देगी। तो ये अब सास की एंजाइटी है। कुल मिलाकर किसी के बारे में सोचना, टेंशन लेना, अनइजीनेस बिहेव करना, दे आर कॉल्ड एंजाइटी। ट्रीटमेंट क्या है एंजाइटी के लिए? जब बहुत ज्यादा बढ़ जाए, एंजाइटी अगर हल्की फुल्की है तो आप समझा बुझा के, दोस्त बहुत बड़ा इलाज होते हैं। अगर आपके पास फ्रेंड सर्किल अच्छा है, आपके पास दोस्त अच्छे हैं, तो इस सब बीमारी ऑटोमेटिक आपकी बिना मेडिसिन के ठीक हो सकती है। लेकिन अगर एंजाइटी सीरियस हो जाए तो उस केस में परसिस्टेंट हो जाए और आपके बॉडी के अलग फंक्शंस को इंपेयर करने लगे, नुकसान करने लगे, तब ये आपके लिए सीरियस बात है और तब आपको मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है। एंजाइटी कितने प्रकार की हो सकती है, उसको अगर हम उसके डिसऑर्डर को, टाइप्स ऑफ एंजाइटी की बात करें तो एंजाइटी लगभग हमारे सामने यहाँ पे देखा जाए तो 6 प्रकार की एंजाइटी होती है और इन 6 का ट्रीटमेंट कुछ अलग अलग है। एंजाइटी 6 प्रकार की होती है। पहली होती है ZAD, इसे बोलते हैं जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, सबसे सामान्य प्रकार का, कॉमन प्रकार का। इसमें क्या होता है, आदमी चिंता, दुखी में रहता है, लंबे समय तक चिंतित है, दुखी है, परेशान है, तो उसे हम बोलते हैं वो ZAD स्टेट में है, यानी वो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर स्टेज में है। दूसरा, अगर वो किसी चीज से बहुत डरा हुआ है, कोई मरीज आपके सामने आ जाए और वो बहुत डरा हुआ है, बहुत घबराया हुआ है। ये कैसे होता है? कोई कुछ बच्चे हैं, स्कूल में कोई टीचर आ गया, कोई बच्चा मिसबिहेव कर दिया, या किसी जूनियर की बहुत खतरनाक सीनियर ने रैगिंग ले ली, किसी भी सिचुएशन में वो बहुत डरा हुआ है, पैनिक स्टेज में है, उसे पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। इस केस में एंजाइटी जो है बहुत सीवियर हो जाता है अचानक से, यानी पहले से कोई केस नहीं देखा गया कि एंजाइटी लंबे समय से है, अचानक से एंजाइटी शुरू हुई और वो बहुत सीरियस हो जाती है, इसे पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। नेक्स्ट है OCD। OCD इज आल्सो टाइप ऑफ एंजाइटी। इसमें रिकरेंट इंटेंसिव थॉट्स आते हैं और कंपल्शंस आते हैं, यानी बार बार मन में कुछ विचार आते हैं कि ये सही गलत, सही गलत, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कर लूं ना करूं, करूं ना करूं, करूं ना करूं, ये बार बार कोई थॉट्स आते हैं और फिर आप उसको कंपल्सन करते हैं, यानी आप उसको बार बार वो रिपीट करते हैं। मैंने बताया था एग्जांपल, आपको लगेगा मेरा हाथ गंदा है, आप बार बार हाथ धो, दिन भर में 15 बार 20 बार आप हाथ धुल रहे हैं, ठीक है। आपको लगेगा कि मुझे भूख लगी है, आप बार बार खाना खा रहे हैं। आपको लगेगा मुझे कोई परेशानी है, आप उसी के बारे में बार बार सोच रहे हैं। ये OCD होता है। PTSD, जिसको फुल फॉर्म होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक्स, है ना, स्ट्रेस डिसऑर्डर, यानी कोई ड्रामा हुआ, कोई दुर्घटना आपके साथ हो गई, आपके जीवन में अनहोनी हो गई और उसको लेकर के आप बहुत ज्यादा बाद में सोचने लगे, टेंशन में आ गए, या आप बहुत चिंतित रहने लगे, तो उसे PTSD कहते हैं। इसमें किसी सीवियर स्ट्रेस या ट्रॉमा के बाद ये कंडीशन देखा जाता है। अगला टाइप है आपका एंजाइटी का, वो है फोबियासिस। फोबिया आप जानते होंगे, किसी खास चीज से, किसी स्पेशल ऑब्जेक्ट या सिचुएशन से आपको डर लगना। जैसे किसी को लाइट से डर लगता है, फोटोफोबिया, किसी को पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया,
जो रेबीज के काटने से हो जाता है। किसी किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी किसी को ऊपर देखने से डर लगता है। तो किसी भी प्रकार से जो डर होता है उसको फोबियाज कहते हैं। और एक सोशल एंजाइटी, ये भी बहुत कॉमन टाइप का है। आपको ये डर लगने लगता है कि यार वो लोग हमको देख रहे हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, मैं ऐसे ऐसे चलता हूं, मैं ये कपड़े पहनता हूं, मैं सिगरेट पीता हूं, मैं यहां जाता हूं, मैं इस लड़के से बात करता हूं, मैं इस लड़की के साथ जा रहा था, लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, मुझे कैसे देखते होंगे, मुझे बहुत गलत समझते होंगे। तो ये अपने बारे में आप ये सोच रहे हैं कि लोग मुझे क्या समझते होंगे, इसका टेंशन पाल के बैठे हैं, तो भैया वो भी एक बीमारी है, उसे सोशल एंजाइटी कहते हैं। ये कुल 6 प्रकार की एंजाइटी होती है, ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया और 6 के बारे में समझा दिया, इस चीजें याद रखिएगा। अब थोड़ा बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन में अलग अलग कैटेगरी की ड्रग्स इस्तेमाल की जाती है आपके अलग अलग प्रकार के एंजाइटी के लिए। जैसे पहला कैटेगरी है बेंजोडाइजापिन। अब इसमें ड्रग कौन कौन सा आती है? डाइजापाम आता है, लोराजिपाम आता है, अल्प्राजोलम, ऑक्साजिपाम और क्लोरडायाजिपोक्साइड। ये सारी मेडिसिन आपके बेंजोडाइजापिन कैटेगरी की ड्रग है। ये कैसे काम करती हैं? ये आपके एक्यूट एंजाइटी के लिए, अगर किसी व्यक्ति को एंजाइटी बहुत सीरियस हो चुका है, एक्यूट है, उस केस में सबसे फर्स्ट लाइन ड्रग हम इस्तेमाल करते हैं। किसी भी एंजाइटी पेशेंट के लिए सबसे पहली जो दवा हम स्टार्ट करते हैं वो बेंजोडाइजापिन कैटेगरी की ड्रग है। खासतौर पे क्लोरडायाजिपोक्साइड, एल्प्राजोलम, इनका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। बाकी लोराजिपाम, ऑक्साजिपाम, डाइजिपाम का भी इस्तेमाल करते हैं। ये फर्स्ट लाइन मेडिसिन। कैसे काम करते हैं? ये गाबा ए रिसेप्टर पे काम करते हैं, उसको फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, याद रखिए बेंजोडाइजापिन गाबा ए रिसेप्टर बाइंड करते हैं, आपको पहले पता है। दूसरी कैटेगरी का ड्रग है एजापिरोन्स। एजापिरोन ड्रग कैटेगरी की जो ड्रग है, इसमें हमारा आता है बुस्पिरोन, या इसको बसपिरोन भी कहते हैं। तो एजापिरोन, बसपिरोन की बात करें तो बसपिरोन जो है बहुत धीरे धीरे काम करता है, लेकिन सबसे खास बात क्या है कि जहां बेंजोडाइजापिन ड्रग खाने से व्यक्ति को नींद ज्यादा आती है, सिडेशन इफेक्ट आता है, तो बसपिरोन के साथ कोई सिडेशन नहीं आती है और ना ही कोई डिपेंडेंस होता है। यानी इसको खाने पर लंबे समय तक अगर आप ये दवाइयां खा रहे हैं, अल्प्राजोलम, डाइजापाम, क्लोर, तो आप हैबिचुअल हो सकते हैं, लेकिन इस केस में कोई भी डिपेंडेंसी नहीं आती है बसपिरोन के साथ। ये बहुत खास ड्रग है। तीसरा ड्रग है सिडेटिव एंटीहिस्टामिनिक। अब सिडेटिव एंटीहिस्टामिनिक का भी ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे खास तौर पे इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं हम स्किन प्रॉब्लम के लिए। फॉर एग्जांपल से हाइड्रोक्सीजीन है, तो ये एंजाइटी, एलर्जी के साथ साथ बेसिकली ये एलर्जी और प्रोट्रेटिक सिम्टम्स के लिए। व्हाट इज द प्रोरेटिक सिम्टम? ये जो होता है स्किन पे चकत्ते पड़ना, लाल लाल निशान पड़ना, दाग धब्बे पड़ना, खुजली होना, उसे बोलते हैं, या एलर्जी भी बोलते हैं उसको। तो ये खास तौर पे जो ड्रग जो है हाइड्रोक्सीजीन, जो आपका एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है, सिट्रिजीन है, हाइड्रोक्सीजीन है, इसका इस्तेमाल किया जाता है एलर्जी के लिए। लेकिन ओसीडी के केस में इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि इसका साइड इफेक्ट है सिडेशन होना, नींद आना, और नींद आने से थोड़ा सा माइंड रिलैक्स होता है, तो इस केस में हम इस केस में भी, एंजाइटी के केस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। वहीं बीटा ब्लॉकर्स की बात करें, वो है प्रोपेनोलॉल। ये कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक सिम्टम को, पाल्पिटेशन एंड ट्रिमर। खास तौर पे जब किसी व्यक्ति को बहुत घबराहट होती है, बहुत बेचैनी होती है एंजाइटी में, तो उसकी धड़कन बढ़ने लगती है, उसको बहुत घबराहट, बेचैनी, उलझन होने लगती है, तो उस केस में बीटा ब्लॉकर प्रोपेनोलॉल ड्रग का भी इस्तेमाल किया जाता है फॉर एंजाइटी ट्रीटमेंट के लिए। क्योंकि कैसे काम करता है? ये ऑटोनॉमिक सिम्टम्स को, यानी खास तौर पे पाल्पिटेशन और ट्रिमर को कंट्रोल करता है। ध्यान दीजिएगा, ये सारे मैंने ड्रग्स बताए। कुछ इसके अलावा भी और ड्रग इस्तेमाल होते हैं। जी हाँ, इसके अलावा हम SSRI या SNRI का भी इस्तेमाल करते हैं, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर या सीरोटोनिन नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर। दोनों कैटेगरी के ड्रग का इस्तेमाल करते हैं फॉर पैनिक, फॉर ओसीडी, फॉर पीटीएसडी, फॉर सोशल एंजाइटी और क्रोनिक जीएडी, यानी लगभग सभी प्रकार के एंजाइटी के लिए भी हम SSRI और SNRI का भी इस्तेमाल करते हैं। ये ड्रग्स क्या होते हैं, मैंने एक से पहले वाले क्लास में आपको समझाया था जब मैं आपको एंटी डिप्रेसेंट पढ़ा रहा था। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। जैसे बेंजोडाइजापिन, बाकी कैटेगरी के ड्रग आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा बताते हैं बेंजोडाइजापिन ड्रग कैसे काम करते हैं भैया। तो इनका मैकेनिज्म है, ये गाबार्जिक, ये आपके बेसिकली बेंजोडाइजापिन रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं, गाबा ए रिसेप्टर बाइंड करते हैं और वहां पे गाबा के लेवल को बढ़ाते हैं, गाबा डोपामिन लेवल बढ़ाते हैं, जिससे कि एंजाइटी, सिडेटिव, मसल रिलैक्सेंट और एंटी कन्वर्जेंट अलग अलग कैटेगरी में काम करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है बेंजोडाइजापिन का? ये सबसे ज्यादा सेफ्टी मार्जिन होती है बार्बिचुरेट के कंपेयर में। बार्बिचुरेट का इस्तेमाल अब लगभग ना के बराबर होता है जब से बेंजोडाइजापिन की डिस्कवरी 1960 के आसपास हुई।
उसके पहले हम लोग बार्बिट्यूरेट का ही इस्तेमाल करते थे। और माइल्ड विथड्रॉवल है, लेकिन इसमें भी डिपेंडेंस का रिस्क है। माइल्ड विथड्रॉवल तो ठीक है, लेकिन डिपेंडेंस का रिस्क बेंजोडाइजापीन में होता है। अगली बात करते हैं, रैपिड ऑनसेट होता है, लेकिन एक्यूट एंजाइटी और पैनिक के केस में, अगर किसी व्यक्ति को पैनिक एंजाइटी है या एक्यूट एंजाइटी है, उस केस में बहुत फायदेमंद होता है आपका बेंजोडाइजापीन, क्योंकि रैपिड ऑनसेट एक्शन करता है। एडवर्स इफेक्ट क्या है, मैंने कहा नींद आना, चक्कर आना, ऊंघाना, जब भी कहते हैं ना ऊंघना, ये बेसिकली इसका एडवर्स इफेक्ट है। इसके अलावा कॉग्निटिव इंपेयरमेंट हो सकता है, साइकोमोटर सोइंग हो सकता है, ब्रेन थोड़ा सा धीरे काम करेगा, डिपेंडेंस हो सकता है लॉन्ग टर्म यूज करने के साथ साथ। बूढ़ों के साथ देखा जाए तो कंफ्यूजन और गिरना, ये दो दिक्कतें लगभग देखी गई हैं जब किसी व्यक्ति को बेंजोडाइजापीन ड्रग लंबे समय तक चलाई जाती है। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और हम इंडिविजुअल बेंजोडाइजापीन के बारे में बात कर लेते हैं, अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं सभी ड्रग के बारे में, सारे बेंजोडाइजापीन के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं क्लोरडायाजिपोक्साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग मैंने बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरडायाजिपोक्साइड। ये ड्रग जो है इसका लॉन्ग टी हाफ होता है एक्टिव मेटाबोलाइट, यानी जो क्लोरडायाजिपोक्साइड है ये मेटाबोलाइज कन्वर्ट होता है एक्टिव मेटाबोलाइट में, और जब एक्टिव कोई भी ड्रग मेटाबॉलिज्म के बाद कन्वर्ट होता है इनएक्टिव मेटाबोलाइट में और बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन कुछ कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो मेटाबॉलिज्म के बाद एक्टिव में कन्वर्ट होते हैं, यानी जो टूटा है वो भी कुछ और काम करेगा, यानी बॉडी में इसका असर लंबे समय तक रहता है। क्रोनिक एंजाइटी, और किसी को अगर अल्कोहल छुड़वाना है, दारू छुड़वाना है, तो दारू छोड़ने के बाद जो उसके बॉडी में चेंज आते हैं, जो घबराहट होती है, वो उसे हम विड्रॉवल सिम्टम्स कहते हैं। तो अल्कोहल के विड्रॉवल सिम्टम्स के लिए क्लोरडायाजिपोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये स्मूथ प्रोलॉन्ग इफेक्ट देता है, एक सबसे खास बात है, यानी सबसे बेहतरीन ड्रग है एंजाइटी के लिए और दारू छुड़वाने वाले पेशेंट के लिए, वो है क्लोरडायाजिपोक्साइड। दूसरा ड्रग है डायजापाम। डायजापाम का एक्शन बहुत फास्ट होता है, लॉन्ग हाफ टी हाफ होता है, और इसका भी ये डायजापाम भी एक्टिव मेटाबोलाइट में टूटता है। जो जो ड्रग एक्टिव मेटाबोलाइट में टूटेगा वो लंबे समय तक असर करेगा। एक्यूट पैनिक और मसल स्पाज्म और सीजर के लिए ध्यान दीजिएगा, एक्यूट पैनिक के लिए हम डायजापाम, सीजर के लिए भी इस्तेमाल पता करते हैं। ऑक्साजिपाम की बात करें तो ऑक्साजिपाम एक सबसे अलग ड्रग इसलिए है कि इसका कोई भी एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट नहीं होता है, यानी इसका जो टी हाफ है वो बॉडी में इन दोनों कंपेयर में कम होगा, और ऑक्साजिपाम कॉन्जुगेट यानी बना कॉन्जुगेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, यानी एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, बूढ़ों में इसका इस्तेमाल करते हैं खासतौर पे, और किसी व्यक्ति को अगर लीवर की प्रॉब्लम है तो उसको ये देते हैं। अब ये क्यों पूछती देते हैं, क्योंकि लीवर के प्रॉब्लम में हमें वो दवाइयां देनी है जो बॉडी में लंबे समय तक ना टिके, बॉडी में मेटाबॉलिज्म स्लो हो और जल्दी निकल जाए। तो क्योंकि ऑक्साजिपाम बॉडी में लंबे समय तक नहीं रहता है, इसका कोई भी एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं बनता है, तो लीवर पे ज्यादा नुकसान नहीं करता है, इसलिए जिस व्यक्ति को लीवर की प्रॉब्लम हो उनको इन दवाइयों के बजाय हम ऑक्साजिपाम प्रेफर करते हैं। और स्लो ऑनसेट एक्शन होता है और शॉर्ट एक्शन होता है। ऑक्साजिपाम थोड़ा सा धीरे धीरे चलता है और धीरे से काम करता है। अब आपको इस तरह से आपको याद करना, ठीक है। लोराजिपाम की बात करें तो कॉन्जुगेटेड के फॉर्म में होता है, आईवी आईएम के फॉर्म में देते हैं। ये भी लोराजिपाम भी एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट नहीं होता है, तो टी हाफ इसका कम होता है, इसको इंजेक्शन के फॉर्म में आईएम भी देते हैं। स्टेटस इलेप्टिकस और पैनिक एंजाइटी में पैनिक एंजाइटी में इसका इस्तेमाल करते हैं। एमएनसिया प्रोड्यूस करता है, थोड़ा सा इसका इफेक्ट होता है। वही बात करें हम एल्प्राजोलम की, तो एल्प्राजोलम जो है करीब हाफ लाइफ इमीडिएट है, 8 घंटे के आसपास इसका असर होता है। पैनिक डिसऑर्डर और डिप्रेशन दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। विड्रॉवल थोड़ा सा सीरियस है, क्योंकि इस दवा को इस्तेमाल खाने से लंबे समय तक आपको इसकी हैबिट पड़ जाती है। अब थोड़ा सा बुस्पिरोन के बारे में बात कर लेते हैं। हमने बेंजोडाइजापिन कैटेगरी सारी ड्रग पढ़ ली, अब बुस्पिरोन की बात करते हैं। बुस्पिरोन आपके 5-HT1 रिसेप्टर का एगोनिस्ट होता है, पार्शियल। बेंजोडाइजापिन कैसे काम करते थे, सारे के सारे काम करते थे आपके गाबा ए रिसेप्टर से बाइंड करके गाबा को फैसिलिटेट करते थे। ये एगोनिस्ट है किसका, 5-HT1 रिसेप्टर का, यानी ये सीरोटोनिन के रिलीज को बढ़ाएगा, और सीरोटोनिन का लेवल बढ़ने से भी एंजाइटी रुकता है। तो कोई सिडेशन इफेक्ट नहीं है, कोई मसल रिलैक्सेशन इफेक्ट नहीं, और कोई डिपेंडेंस नहीं है। बुस्पिरोन इस मामले में सबसे बेस्ट है। स्लो ऑनसेट होता है और 2 से 3 सप्ताह तक इसका अवसर होता है, बहुत धीरे धीरे काम शुरू करता है, लंबा काम करता है। इसको याद करने का तरीका है, बस पिरोन में बस याद कर लो, बस धीरे धीरे चलता है, लंबी दूरी तय करता है, ज्यादा कोई इसमें बवाल नहीं है, कोई सिडेशन इफेक्ट नहीं है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है, कोई डिपेंडेंस नहीं है, और आप धीरे धीरे काम करता है, लंबे 2-3 हफ्ते तक आप चलते रहते हैं बस आराम से। माइल्ड या माइड्रेट जीएडी के लिए इसका इस्तेमाल होता है।
पैनिक अटैक के लिए, ओसीडी के लिए और एक्यूट एंजाइटी के लिए ये यूजफुल नहीं है। किसी व्यक्ति को ओसीडी है तो बसप्यूरिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक्यूट एंजाइटी है, पैनिक अटैक है, तो उस केस में ये ज्यादा, क्योंकि बहुत धीरे धीरे काम करता है। किसी को अचानक से अटैक आया, अब उसको बिस्पिरोन दीजिए, 2 दिन बाद असर करेगा, तब तक उसका काम लग जाएगा, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। वहीं पर हम बात करें हाइड्रोक्सीजीन यानी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग की, तो ये H1 एंटी हिस्टामिनिक होती है, इसमें एंजाइटी और सिडेटिव इफेक्ट दोनों होता है, एंटी एंजाइटी इफेक्ट भी होता है और ऑटोनॉमिक सिस्टम पे भी ये काम करता है। तो इसका साइड इफेक्ट है नींद आना, ड्राई माउथ, ड्राइजीनेस। वही प्रोपेनोलॉल की बात करें, मैंने बताया था कि ये ट्रिमर सिम्टम्स को कंट्रोल करता है एंजाइटी के लिए। किसी व्यक्ति को परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है, स्टेज जाने पर घबराहट होती है, उस केस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को ऑपरेशन होने वाला है, अब वो घबरा रहा है, अरे यार धड़कन बढ़ी है, तो उस केस में भी प्रोपेनोलॉल का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट अप्रोच की। अब ट्रीटमेंट की हम बात करें, किस व्यक्ति को किस प्रकार का एंजाइटी है और उस व्यक्ति को कौन सी मेडिसिन देनी है, ये काम डॉक्टर का है, लेकिन आप भी समझ लीजिए, ठीक है, आपको जानना बहुत जरूरी है। आप फार्मासिस्ट है, किसी डॉक्टर से कम थोड़ी ना है। अगर किसी व्यक्ति को एक्यूट या सीवियर एंजाइटी है या पैनिक अटैक पड़ा है, तो सबसे अच्छी ड्रग है उसको बेंजोडाइजापीन देना। क्यों? क्योंकि ये तुरंत काम करती है, ज्यादा काम करती है, और पैनिक या सीवियर अटैक में हम स्लो एक्टिंग ड्रग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा, अगर किसी को क्रोनिक जीएडी है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो उस केस में हम एसएसआरआई या एसएनआरआई और बसप्यूरोन का इस्तेमाल करें। क्रोनिक है तो, यानी लंबे समय से वो परेशान है एंजाइटी से, तो उस केस में हम बसप्यूरोन के साथ साथ एसएसआरआई, एसएनआरआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को पैनिक डिसऑर्डर है, मेंटेनेंस है, तो उस केस में हम एसएसआरआई के साथ शॉर्ट टर्म बेंजोडाइजापीन ड्रग इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को सोशल एंजाइटी या फोबिया है, तो एसएसआरआई के साथ हम प्रोपेनोलॉल ड्रग ऐड कर सकते हैं, उसे बहुत आराम मिलेगा। किसी को ओसीडी या पीटीएसडी है, तो एसएसआरआई के साथ हम सर्टालिन या फ्लुक्सटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, खासतौर पे एसएसआरआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने आपको समझा दिया। बेंजोडाइजापीन जो है हमेशा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अवॉइड करते हैं, क्योंकि डिपेंडेंस कॉज करता है। विड्रॉवल जो है थोड़ा सा ग्रेजुअल होता है। कुछ याद करने की ट्रिक बता देता हूं, जैसे कि बसप्यूरोन का याद करने का ट्रिक है, बस राइड, बस का राइड स्लो होता है लेकिन सेफ होता है, यानी स्लो ऑनसेट एक्शन है, सेफ का मतलब कोई सिडेशन इफेक्ट नहीं। प्रोपेनोलॉल को याद करिए, परफॉर्मेंस पिल, प्रोपेनोलॉल परफॉर्मेंस पिल, इस तरह से याद करिए। लोराजिपाम को याद करिए, एल फॉर लीवर सेफ, लोराजिपाम लीवर के लिए सेफ है, ये आप इस तरह से याद करिए क्योंकि एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट नहीं होता है। और एल्प्राजोलम को याद करिए, ए फॉर एक्यूट पैनिक, ए फॉर एल्प्राजोलम, ए फॉर एक्यूट पैनिक। कुछ ट्रिक से आप इसको याद करिए क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो एंजाइटी रिक्वायरिंग ट्रीटमेंट इज द बेस्ट डिफाइंड एज, एंजाइटी का डेफिनेशन क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, जवाब आपको खुद देना, मैं नहीं दूंगा। एंजाइटी का डेफिनेशन क्या है? नॉर्मल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, माइल्ड यूजीनेस, एंजाइटी दैट इज एक्सेसिव एंड इंपेयर्स डेली फंक्शनिंग, फियर इन डेंजरस सिचुएशन। तो सही जवाब है, एंजाइटी वो है जो ज्यादा बढ़ गई है और आपके डेली फंक्शन को इंपेयर कर रही है, पर नुकसान पहुंचा रही है। क्वेश्चन नंबर 2, द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ बेंजोडाइजापीन, बेंजोडाइजापीन किस मैकेनिज्म पे काम करता है? बहुत आसान सवाल है, चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िए आप लोग। चलिए बताइए, चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, इसका जवाब दीजिए, मैं हट रहा हूं। जी हाँ, जवाब आ गया है, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी सही है, गाबा ए रिसेप्टर को बाइंड करके फैसिलिटेट करता है। क्वेश्चन नंबर 3, बसप्यूरोन इज पर्टिकुलरली इफेक्टिव इन, बसप्यूरोन जो है किस प्रकार के ओसीडी में बड़ा फायदेमंद है? एक्यूट पैनिक अटैक, मैंने कहा धीरे धीरे काम करता है, बस स्लो एक्टिंग है, एक्यूट पे तो काम नहीं करेगा। माइल्ड टू मॉडरेट जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, ये ठीक लग रहा है। सीवियर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नहीं, ओसीडी में तो काम नहीं करता। स्टेटस इरिप्टिकस में भी काम नहीं करता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है, माइल्ड टू मॉडरेट एंजाइटी के लिए काम करता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ड्रग इज प्रिफर्ड इन एल्डरली और पेशेंट विथ लीवर डिजीज, बूढ़ों में या लीवर के पेशेंट के साथ, लीवर डिजीज के साथ कौन सा ड्रग सबसे सेफ है? डाइजापाम कन्वर्ट होता है एक्टिमोलाइबोटाइड में? नहीं। लोराजिपाम, ऑक्साजिपाम और एल्प्राजोलम, देखिए इसमें एल्प्राजोलम छोड़ दीजिए। लोराजिपाम और ऑक्साजिपाम दोनों के साथ एक चीज समझिए, ऑक्साजिपाम जो है वो कन्वर्ट होता है एक्टिव मेटाबोलाइट में, तो ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही है, लोराजिपाम। लोराजिपाम जो है वो एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट नहीं होता, इसलिए ये लीवर के लिए सेफ होता है।
और आपको मैंने याद भी कराया था लोराजिपाम में एल है और एल मतलब लीवर के लिए सेफ। क्वेश्चन नंबर 5, एल्प्राजोलम इज स्पेशली यूजफुल इन, किस प्रकार की बीमारी के लिए एल्प्राजोलम का इस्तेमाल करते हैं? एंजाइटी एसोसिएटेड विथ डिप्रेशन, साइजोफ्रीनिया, बाइपोलर मानिया या डिमेंशिया। तो आपको पता है कि इन तीनों में काम नहीं करेगा, ये काम करता है एंजाइटी के लिए, तो डिप्रेशन के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6, बसप्यूरोन डिफर्स फ्रॉम बेंजोडाइजापिन, बिस्पिरोन और बेंजोडाइजापिन में डिफरेंस क्या है? ये मसल रिलैक्सेशन कॉज करता है, बसप्यूरोन नहीं भाई, मसल रिलैक्सेशन तो बेंजोडाइजापिन करता है। मार्क्ड सेडेशन करता है, बसप्यूरोन तो सेडेशन बिल्कुल करता ही नहीं है। हैज नो डिपेंडेंस लायबिलिटी, ये सही बात, कोई डिपेंडेंस कॉज नहीं करता। वर्क इमीडिएटली, इमीडिएटली तो काम ही नहीं करता, बहुत स्लो एक्टिंग है, ऑप्शन नंबर सी एकदम परफेक्ट। अगर आपने क्लास ध्यान से पढ़ ली है तो सवाल में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ड्रग हैज द फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन इन पैनिक अटैक, अगर किसी व्यक्ति को एंजाइटी का पैनिक अटैक है तो सबसे फास्टेस्ट कौन काम करता है? बसप्यूरोन स्लो एक्टिंग है, डाइजापम, पैराक्सोटिन, प्रोपेनोलॉल। गुड, जवाब मिल गया आपको, यस, डाइजापम सबसे फास्टेस्ट एक्टिंग है, इसलिए इसको पैनिक अटैक या सीवियर अटैक में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाइड्रोक्सीजीन जो है प्राइमरली कैसे काम करता है? हाइड्रोक्सीजीन का मैकेनिज्म क्या है? ये भी बहुत आसान है, अगर आपको क्लासिफिकेशन याद है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। हाइड्रोक्सीजीन कैसे काम करता है? चलिए 4 ऑप्शन देखिए ध्यान से। यस, ऑप्शन नंबर बी सही है, एंटीहिस्टामिनिक होता है विथ सिडेटिव इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोपेनोलॉल जो है सबसे ज्यादा यूजफुल किस कंडीशन में है? भीड़ वाली जगह पे डर को दूर भगाने के लिए, या परफॉर्मेंस एंजाइटी के लिए, पाल्पिटेशन और ट्रिमर को दूर करने के लिए, पीटीएसडी के लिए, या सीवियर जनरलाइज के लिए? तो आपको मैंने बताया था प्रोपेनोलॉल इस परफॉर्मेंस से मिलता जुलता वर्ड है, ऑप्शन नंबर बी सही है, परफॉर्मेंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच बेंजोडाइजापिन हैज एक्टिव मेटाबोलाइट्स लीडिंग टू प्रोलॉन्ग एक्शन, किस बेंजोडाइजापिन ड्रग का कन्वर्ट होता है एक्टिव मेटाबोलाइट में जिसके कारण से लंबा एक्शन कॉज करता है? ऑक्साजिपाम, लोराजिपाम, डाइजापाम या इसका जवाब डाइजापाम भी सही है, ऑक्साजिपाम भी सही है, लेकिन सबसे बेस्ट ड्रग है वो है ऑक्साजिपाम, क्योंकि इसमें ये कन्वर्ट होता है एक्टिव मेटाबोलाइट में और सबसे लंबे समय तक बॉडी पे असर करता है। क्लोरडायाजिपोक्साइड का इस्तेमाल कहां किया जाता है? अल्कोहल विड्रॉवल में, माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस में, साइजोफ्रीनिया में, पार्किंसोनिज्म में। जी, तीनों में नहीं करते हम, इसका इस्तेमाल करते हैं अल्कोहल डिसऑर्डर विड्रॉवल में और एंजाइटी में, ठीक है, इसमें इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ए की एडवर्स इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बेंजोडाइजापिन, बेंजोडाइजापिन अगर हम लंबे समय तक इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये नींद कॉज करती है, नशा कॉज करती है, तो क्या इसका साइड इफेक्ट है? हाइपरटेंशन होना, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट एंड डिपेंडेंस होना, हाइपोग्लाइसीमिया या सीवियर हेपेटोटॉक्सिसिटी। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट एंड डिपेंडेंस। सबसे बड़ी दिक्कत है आपको उसकी लत लग जाती है, आप डिपेंडेंस हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बसप्यूरोन प्रोड्यूस इट्स एंटी एंजाइटी इफेक्ट बाय, बसप्यूरोन का मैकेनिज्म क्या है, कैसे काम करता है? एंजियोलाइटिक ड्रग कैसे काम करता है? 5-HT2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, एगोनिज्म करता है, या 5-HT1 रिसेप्टर का पार्शियल एगोनिज्म है, गाबा ए रिसेप्टर स्टिमुलेशन, डोपामिन रीअपटेक। याद हो गया क्लासिफिकेशन? यस, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी सही है, इट इज द पार्शियल एगोनिज्म ऑफ एट 5-HT1A रिसेप्टर। क्वेश्चन नंबर 14, SSRI आर प्रिफर्ड इन लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ, किस प्रकार के ओसीडी ट्रीटमेंट के लिए, सॉरी किस प्रकार के एंजाइटी ट्रीटमेंट के लिए हम SSRI का इस्तेमाल करते हैं? एक्यूट पैनिक एपिसोड के लिए, क्रोनिक एंजाइटी डिसऑर्डर विथ ओसीडी के लिए, स्टेटस इलेप्टिकस या ड्रग विड्रॉवल स्टेटस? जवाब मिल गया, गुड, क्लासेस सही है, समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर बी सही है, क्रोनिक एंजाइटी डिसऑर्डर एंड ओसीडी के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लोराजिपाम इज सुटेबल फॉर आईएम, लोराजिपाम को हम आईएम क्यों देते हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में आईएम क्यों देते हैं? क्योंकि लिपिड सॉल्युबल, हाईली लिपिड सॉल्युबल होता है, या नो एक्टिव मेटाबोलाइट बनता है, या वाटर सॉल्युबल एंड एब्जॉर्ब रिलेटिव बाय आईएम रूट, या इट हैज शॉर्टेस्ट। तो सही जवाब है वाटर सॉल्युबल होता है और आईएम रूट से ही अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही। ये रहे आपके 15 क्वेश्चन
कितने का जवाब आपका सही है बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। और ये क्लास आज थोड़ी सी लेट अपलोड कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम कम मिल पाया, लेकिन कोई बात नहीं, फिर आप अगली क्लास जो है बहुत जल्दी कंटिन्यू करेंगे, शूट करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड लव यू ऑल।